26 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसका, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की अनुमति देता है? वो अनुच्छेद पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद है, किस ठीक है। ए अनुच्छेद 244, बी अनुच्छेद 244 बी, सी अनुच्छेद 244 ए या डी अनुच्छेद 244 सी। हमारा आंसर है सी, ये है अनुच्छेद 244 ए के तहत असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 244 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 ए 1969 में 22वें संविधान संशोधन, कौन सा है ये? 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1969 में। कौन सा संशोधन था ये 22वां संशोधन था। संसद को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र शामिल है। कौन सा क्षेत्र शामिल? जनजाति क्षेत्र शामिल। इस प्रावधान का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता और विशेष प्रशासन की मांगों को संबोधित करता है, जैसे कि असम का मुख्य रूप से आदिवासी दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया, यानी कि पहले भी कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। ए रविशंकर, बी एमडी पात्रा, सी एम राजेश्वर राव या डी नरसिम्हम। तो हमारा आंसर है ये क्या सा? ये रविशंकर जी हैं। ये है रविशंकर जी, जो पहले डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको फिर से चुन लिया गया है, नियुक्त किया गया है किसका? एज ए डिप्टी गवर्नर के रूप में। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को 1 साल का विस्तार दिया है। क्या है? 1 साल और बढ़ा दिया इनका कार्यकाल। एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर शंकर 2021 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से आरबीआई के भीतर महत्वपूर्ण विभागों की देखरेख कर रहे हैं। उनकी पुनः नियुक्ति नेतृत्व की निरंतरता और भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख पहलुओं के प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारतीय मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि भारतीय मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी किसे जाना जाता है? ए सिगमंड फ्रायड, बी कार्ल जंग, सी अल्फ्रेड एडलर या डी सुधीर कक्कर। हमारा आंसर है ये सुधीर कक्कड़ को। किसे? साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ इंडिया के यह है श्री सुधीर कक्कड़। सुधीर कक्कड़ जी ने भारतीय मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या हुआ इनका? 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भारतीय संस्कृति के साथ पश्चिमी मनोविश्लेषणात्मक विचार को जोड़ने की विरासत को पीछे छोड़ गए। द इनर वर्ल्ड सहित उनके अग्रणी कार्य ने भारतीय मानस या सांस्कृतिक बारीकियों और मानव व्यवहार पर सामाजिक प्रभावों का पता लगाया, जिससे मनोविज्ञान और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? ए मीना गणेश, बी गोपाल राम पद्मनाभन, सी अमित चौधरी या डी पीयूष। हमारा आंसर है, कौन सा आंसर है? हमारा आंसर है अमित चौधरी हैं, जिनको 3 साल का विस्तार दिया गया है। 3 साल के और चुन लिया गया है इनको, किसका? एक्सिस बैंक के सीईओ एंड एमडी एंड सीईओ के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको चुना गया है। किसको? अमित चौधरी को। एक्सिस बैंक ने नेतृत्व में निरंतरता और स्थिरता का संकेत देते हुए जनवरी 2025 से प्रभावित 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चौधरी की पुनः नियुक्ति बैंक की सकारात्मक वित्तीय प्रक्षेप वक्र और रणनीतिक दिशा को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि इसके मजबूत प्रदर्शन और लाभ वृद्धि से स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी कर्नाटक। किया गया था, हमारा आंसर ये हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ? भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। JSBN द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निरस्त्रीकरण पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? कौन सा? निरस्त्रीकरण। नई दिल्ली, ए नई दिल्ली, बी सियोल, सी टोक्यो या डी बैंगकॉक। हमारा आंसर है, हमारा आंसर ये सियोल में। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच निरस्त्रीकरण पर परामर्श सियोल में हुआ। चर्चा के दौरान दोनों देशों ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 26, बी अप्रैल 25, सी मई 1 या डी मई 10 को। हमारा आंसर है ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कौन सा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह दिन नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्रगति और सतत विकास के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। डिजिटल कृषि ऋण देने में तेजी लाने के लिए किस संगठन ने RBI इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी नाबार्ड या डी सेबी। हमारा आंसर है ये नाबार्ड है।
डिजिटल कृषि लेन देन में तेजी लाने के लिए नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है। कौन सा? ये नाबार्ड है। नाबार्ड ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण को सुव्यवस्थित करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि और वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए भारत भर के किसानों के लिए ऋण प्रसंस्करण में तेजी लाना और पहुंच में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस कंपनी ने PHI V3 मिनी विकसित किया है जो छोटी भाषा मॉडल के लिए AI में एक सफलता है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल या डी अमेजन। यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट है। हमारा आंसर कौन सा? ए माइक्रोसॉफ्ट। V3 माइक्रोसॉफ्ट का V3 मिनी छोटे भाषा मॉडल स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए AI नवाचार में एक सफलता का प्रतिनिधित्व करता है जो बेहतर प्रदर्शन और तर्क क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि AI प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और भाषा प्रसंस्करण और तर्क कार्यों सहित विभिन्न डोमेन के लिए अत्यधिक समाधान प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के समर्पण को रेखांकित करती है। अब V3 AI क्या है? माइक्रोसॉफ्ट V3 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। अपने बड़े समकक्षों के विपरीत जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में डेटा और प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है, V3 को हल्का और कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बच्चों की कहानियों से प्रेरित एक अनूठी प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जिससे V3 छोटे डेटाबेस से प्रभावी ढंग से सीख सकता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1915, बी 1923, सी 1900 या डी 1919 में। हमारा आंसर है ये इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि ये क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि IHRC की स्थापना 1919 में भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। यह रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है और ऐतिहासिक अनुसंधान पर भारत सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना के बाद से भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण और सम्मान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। हाल ही में IHRC ने अपनी विशिष्ट पहचान और लोकाचार को नेत्रहीन रूप से संप्रेषित करने के लिए एक नए लोगो और आदर्श वाक्य अनावरण किया। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन सा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड या डी मलेशिया। हमारा आंसर है ये कंबोडिया है। ये कंबोडिया के साथ में समझौता हुआ है किसमें? मानव संसाधन विकास पे, सिविल सेवा में। भारत ने सिविल सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ाने के लिए कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में विशेष रूप से सिविल सेवा विकास के क्षेत्र में कम भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस तरह के सहयोग राष्ट्रों के बीच आपसी सीखने और क्षमता निर्माण के प्रयासों में योगदान करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 25 को, बी अप्रैल 26 को, सी मई 1 को, डी अप्रैल 27 को। ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को। ये अप्रैल 26 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस हर साल 26 अप्रैल को चेरनोबिल परमाणु आपदा के पीड़ितों को याद करने और इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 26 अप्रैल 1986 को हुई दुखद घटना को चिन्हित करता है, जब चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया, जिससे एक विशाल रेडियोधर्मी बादल निकल गया और आसपास के क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए साहिल, बी नरसिंह यादव, सी स्मिता एस या डी भारती भाघेई को। हमारा आंसर ये नरसिंह यादव को चुना गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया द्वारा एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। उनका चुनाव कुश्ती समुदाय में उनकी प्रमुखता और वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य पहलवानों की शिकायतों को दूर करने में उनकी भूमिका दर्शाता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पहले गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? ए अबू धाबी, बी रियाद, सी दोहा या डी दुबई। हमारा आंसर ये दुबई में हुआ है। पहले गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? दुबई में। पहले गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह दुबई के ओपेरा में हुआ, जिससे कई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न खिलाड़ी देशों के एथलीटों की विशेषता वाले खेलों की शुरुआत हुई।